हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री पार्ट 1 से सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। और इस ठोस अवस्था से ये अपनी आज की पहली क्लास होगी और इसके बाद में हम इसके अगले पार्ट को भी शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट्स के इस पार्ट 1 को। और इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड यानी कि ठोस क्या होते हैं, दूसरा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है ये हम जानेंगे, और नेक्स्ट अंतराआण्विक बलों के आधार पर ठोस के कितने प्रकार हैं इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आइए बिल्कुल आप बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि सॉलिड होते क्या हैं। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं, और तीनों में आप जानते होंगे कि 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठोस एक सबसे पहली अवस्था है, फिर एक है द्रव, और तीसरी है गैस। गैस है तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से पदार्थ की एक अवस्था ठोस भी है। क्या है? ठोस भी है। और उसी ठोस पे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ठोस क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसकी क्या प्रकृति है। तो आप जानते हैं ठोस की जो सिंपल बातें हैं, जो सामान्य सी बातें हैं, वो आप जानते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका द्रव्यमान, आयतन और आकार कैसा है, निश्चित होता है। क्लियर हुआ? और इसके लिए पहले इन पॉइंट्स को एक बार हम पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं इसके बिल्कुल कंक्लूजन पे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कोई ठोस है तो उसका द्रव्यमान, उसका आयतन, उसका आकार, ये 3 चीज़ें कैसी होंगी? निश्चित, यानी कि मास, वॉल्यूम और उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल निश्चित होगा। अगले पॉइंट पे आइए। दूसरा कह रहा है कि अंतराआण्विक दूरियां कैसी होंगी? लघु होंगी। जैसे कि गैसों की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं दूर दूर होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो ये और नज़दीक होगा थोड़ा सा। अगर हम ठोस की बात करें तो ये बिल्कुल बहुत ही नज़दीक होगा। तीनों में सबसे नज़दीक अगर परमाणु या अणुओं की बात करें तो वो ठोस में होगा। किस में होगा? ठोस में। तो अंतराआण्विक दूरियां कैसी होंगी? लघु होंगी, छोटी होंगी, कम होंगी। क्लियर हुआ? अगले पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे आइए, दूसरा हो गया, तीसरे पे आइए। अंतराआण्विक बल प्रबल होता है। ध्यान दीजिए, ठोसों में जो अंतराआण्विक बल होता है, फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर आणविक या इंटर एटॉमिक कह सकते हैं, जो फोर्स है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। एक अणु या मॉलिक्यूल के बीच में जो बल होता है यहाँ पे, ये कैसा है? बहुत ही ज़्यादा है। गैस और द्रव की अपेक्षा ठोसों के बीच, ठोस में जो उसके अणु हैं या एटम हैं, उनके बीच जो अंतराआण्विक बल है कैसा है? ज़्यादा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। अगली बात, अगले पॉइंट पे आइए। इस पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि उनके अवयवी कणों, अब कण में क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन। 3 बातें ध्यान रखिएगा इस ठोस के अध्याय में। इन 3 बातों को बिल्कुल आप जो है ध्यान में रखना। हम परमाणु की बात करेंगे, हम अणुओं की बात करेंगे, हम आयनों की बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, ध्यान दीजिए, परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, इनकी जो स्थितियां हैं निश्चित होती हैं। और यह अणु या कण या आयन केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, या फिर कोई आपका एटम है या फिर आयन है, तो अपनी जगह पे कैसा होगा? स्थिर होगा। जबकि गैस में क्या होते हैं? अणु जो है दूर तक प्रसरित होते रहते हैं, विस्तृत होते रहते हैं। वैसे भी आपके द्रव में भी जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहते रहते हैं। लेकिन ठोस में क्या है? एक ही जगह पे स्थिर रहेंगे, अपनी जो है स्थिर अवस्था में बने रहेंगे, और इसी स्थान पे क्या करेंगे? दोलन करेंगे, कंपन करेंगे, वाइब्रेट होंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ये असंपीड्य हैं और कठोर हैं। असंपीड्य मतलब क्या हुआ कि इनको हम जो है और इनको दबा करके इनके आकार को कम नहीं कर सकते। जबकि गैसों को अगर हम हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, किस पे?
लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे गैसों को हम जो है क्या कर सकते हैं, संपीड्य कर सकते हैं। गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं, उसके बाद द्रव और लास्ट में ठोस। ठोस जो होते हैं ये असंपीड्य होते हैं और कठोर तो होते ही आप जानते ही हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ठोस के बारे में ये इसके कुछ बिंदु थे जो कि महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और पढ़ते हैं क्या, ठोस के प्रकार। तो देखिए ठोस के सिंपली अगर देखें तो दो टाइप्स हैं, हालांकि टाइप्स और भी हैं लेकिन यहाँ पे इसके सिंपली टाइप्स इसके सामान्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस या इसे बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा क्या है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय क्या है और अक्रिस्टलीय क्या है, दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। देखिए वे ठोस जिनमें अवयवी कण, कण की बात करेंगे तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में परमाणु पे चर्चा होगी, अणु पे चर्चा होगी या आयन पे चर्चा होगी। इन तीनों के बजाय अगर आप इसको कण कह दें तो तीनों इसमें शामिल हो जाएंगे कि एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है। किसमें, क्रिस्टलीय सॉलिड में। उन्हें क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसे कहते हैं वास्तविक ठोस, तो किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड को ही कहते हैं क्या, वास्तविक ठोस कहते हैं, या वास्तविक आपके ये क्या कहते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। NaCl कई बार पूछा गया है, KCl ये भी कई बार पूछा गया है, Au जो भी आप जानते हैं गोल्ड, Fe और Cu, और सबसे अधिक जो पूछता है वो पूछता है क्वार्ट्ज। क्या पूछता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन पूछता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको इसकी PDF को हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे अक्रिस्टलीय सॉलिड की तरफ। अक्रिस्टलीय ठोस के जो लक्षण हैं उनको समझिए। देखिए ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन, ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्लियर हुआ। इससे रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक। बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम्पल, बहुत बार पूछा गया है। पूछेगा इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, या पूछेगा इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो कांच, रबर और प्लास्टिक ध्यान रखिएगा, ये तीनों कैसे हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर है उसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, और मैं तो कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पैराग्राफ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि चाहे वो आपका नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका JEE एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्ज़ामों में जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री के 12th के सिलेबस से ठोस अवस्था है वहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बहुत बनता है। तो आइए इन पॉइंट्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक तरफ है क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ है अक्रिस्टलीय, एक तरफ इनके हैं क्या, प्रॉपर्टीज़, इनकी गुण है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम आकार की बात करें तो आप जानते हैं कि ठोस अगर है तो उसका आकार निश्चित होता है, लेकिन अब उसके दो टाइप हो गए हैं तो दोनों में तो अंतर आएगा ना। तो देखिए अगर क्रिस्टलीय है, अब यहाँ पे एग्जांपल नोट करें, जैसे NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके जो है, ये सब कैसे हैं, ये सब आपके जो है क्रिस्टलीय होते हैं। तो NaCl को हम लेकर के समझाते हैं। देखिए NaCl एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार का होता है। NaCl की बात करें तो Na में एक प्लस होता है, एक Cl होता है। अगर फिर से रखें तो Na एक प्लस और फिर Cl, तो देखिए एक प्लस है, फिर कैसा है, एक माइनस है, फिर प्लस है, एक माइनस है। अगर इनको रखते चले जाएं तो आप इनको जो है Cl माइनस Na प्लस ऐसे करके रखोगे तो एक क्या मिलेगा, एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामिति आपको प्राप्त होगी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम इसको अक्रिस्टलीय में देखें तो इसकी जो आकृति है ये कैसी है, ये यहाँ पे निश्चित नहीं है, ये असममिकृत आकृति का होता है। कौन, अक्रिस्टलीय, जैसे कि रबर, कौन सा, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। गलनांक की बात करें तो निश्चित होता है, अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। गलनांक इनका निश्चित है और अभिलाक्षणिक ताप पर ये पिघलते हैं। कौन, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
निश्चित है, गलनांक कैसा है, निश्चित है, और एक अवलक्षणिक ताप पर ये पिघलते हैं। कहने का मतलब कि टेम्परेचर इनका एक निश्चित होता है और एक ग्राफ बनेगा तो कैसा, वो अभिलाक्षणिक होगा। क्लियर हुआ। लेकिन आकृष्टलीय की बात करें तो ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। आप किसी रबर को, प्लास्टिक को गर्म करिए तो देखेंगे पहले वो नरम होगा, फिर और नरम होगा, और फिर लास्ट में वो पानी के जैसा, द्रव के जैसा कह बहने लगेगा, या फिर उसमें आग पकड़ सकती है। क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं और फिर देखते हैं वो क्या है। देखिए, विदलन का गुण टूटने का, ठीक है, किसका, टूटने का। तो देखिए क्रिस्टलीय क्या होते हैं, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ देखें तो तेज धार वाले औजार से काटने पर ये है अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। कौन, अक्रिस्टलीय सॉलिड। नेक्स्ट आते हैं गलन उष्मा पे, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की जो गलन उष्मा है निश्चित है, क्या है, निश्चित है और अभिलाक्षणिक होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय में इनकी जो गलन उष्मा है वो निश्चित नहीं होती है। आप देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस की अधिकतर चीज़ें कैसी हैं, अनिश्चित हैं। कैसी हैं, अनिश्चित हैं। क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे आइए। दैसिकता बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। दैसिकता में आपके नीट या जेईई जैसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, ये विषम दैसिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं। अभी इसको बताते हैं क्या है ये। लेकिन अक्रिस्टलीय कैसे हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, वास्तविक है, जिसके पहले हमने चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय कैसे हैं, आभासी ठोस हैं या अतिशीतित द्रव हैं। कौन से हैं, अतिशीतित द्रव हैं। अगर आपसे पूछे कि कांच कैसा ठोस है तो आप कहेंगे कहाँ गया, आप कहेंगे कि कांच जो है आपका अतिशीतित द्रव है। क्या है, अतिशीतित द्रव है, और इसी के साथ में एक अक्रिस्टलीय ठोस भी है। क्लियर हुआ। कांच कैसा है, एक अतिशीतित द्रव है, पूछा गया सवाल है, और अक्रिस्टलीय ठोस भी होता है। क्लियर हुआ। आभासी ठोस होते हैं। अगले पॉइंट पे आइए। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। तो देखिए इसको पहले समझिए। कह रहा है कि अंतरा आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जो क्रिस्टलीय ठोस है, ध्यान रखिएगा कौन बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है। अक्रिस्टलीय की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इनके 4 प्रकार हैं। कितने हैं, इनके 4 प्रकार हैं। पहला धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल, दूसरा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, और तीसरा आयनिक ठोस, और चौथा आणविक ठोस। ठीक है ये इसके 4 प्रकार हैं। किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। इन सभी के अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले चीज़ बता दें आपको कि जो प्रश्न बनते हैं वो जो है आणविक ठोस से ज़्यादा बनते हैं। किससे, आणविक ठोस से ज़्यादा बनते हैं। तो पहले हम इसी की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे, आणविक ठोस की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आणविक ठोस की बात करेंगे। आणविक ठोस होते हैं कितने प्रकार के, ये होते हैं 3 प्रकार के, और तीनों मैं तो कहूँगा तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो देखिए आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहले आप समझिए कि अध्रुवीय होता क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, अध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा अणु हो, जैसे मान लीजिए कोई A2 है, क्या है, A2 है, और इसके बनने में अच्छा A2 से अच्छा तो एग्जांपल पहले आप ये लीजिए, नहीं कहोगे सेम है। ये देखिए AB कोई आपके पास में क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये कुछ बना इस तरह से A और B के बीच में ऐसे एक बंध बना हुआ है। यानी ये जो बॉन्ड है यहाँ पे
यहाँ पे जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये सहसंयोजक बंध है। कैसा है? सहसंयोजक बंध है। और ए और बी में इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग है ये बराबर है, और इसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है लगभग समान है। कैसी है? लगभग समान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो खिंचाव है दोनों तरफ, या यूँ कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हमारा 0 के करीब पहुंच रहा है, या 0 है। कितना है? 0 है। समझ लीजिए फिर से, किसी मॉलिक्यूल में जो उसके अणु हैं उन अणुओं में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो 0 के करीब है या 0 है, तो उस अणु में आध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। यानी कोई भी परमाणु अपनी तरफ किसी को खींचेगा नहीं, और जब खींचेगा नहीं तो पोलरिटी नहीं होगी, मतलब ध्रुवता नहीं होगी, इसलिए कैसा होगा? वो आध्रुवीय अणु होगा। यहाँ पे समझिए, पहले इसको पढ़ें फिर अभी इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आध्रुवीय अणु को पढ़ते हैं। कह रहा इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं, जैसे कि निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, ध्यान रखिएगा, आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं जैसे निम्न ताप पर H2, Cl2 या फिर I2 द्वारा बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्गन का मतलब क्या? आर्गन का मतलब Ar, और हीलियम का मतलब He, अथवा आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणु होते हैं। आर्गन और हीलियम कई बार पूछा गया है। आर्गन और हीलियम सबसे पहली चीज़ तो अक्रिय ठोस हैं या अक्रिय गैस हैं। वहाँ से एक प्रश्न, अभी इसको हम जोड़ते हैं। पहली चीज़, आगे बढ़ें पहले थोड़ा सा। निम्न ताप पर H2, और आप जानते हैं कि H और H ही क्या बनते हैं? H2 बनते हैं। और इसके बीच में जो ये बंध है, इस बंध में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसी? बराबर है। ऐसे ही Cl2 में देख लीजिए, और ऐसे ही I2 में बने होते हैं। आगे बढ़ें। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं, जिनके बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि क्या होता है लंदन फोर्स। ये ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल से अगर मान लीजिए HCl है तो ये टूटता तो H+ देता और Cl- देता। तो किसी भी यौगिक में विद्युत के चलन के लिए या तो आयन होने चाहिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और आप जानते हैं कि किसी यौगिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए? तो आयन होना चाहिए, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातुओं में। क्लियर हुआ? तो विद्युत के कैसे हैं? अचालक हैं। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक यहाँ पे चालन होगा नहीं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, चालन होगा नहीं। निम्न गलनांक ये होते हैं। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक जो बंध होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं। सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ। आर्गन को और हीलियम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से सवाल पूछा गया है कि आर्गन और हीलियम से बने हुए जो ठोस हैं ये कैसे हैं? ये सभी आपके आध्रुवीय ठोस होते हैं। क्लियर हुआ? अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ध्रुवीय की बात करें तो अब देखिए ध्यान से, जितने भी अणु ऐसे हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो परमाणु हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ, जैसे SO2 की बात कर लें, SO2 यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया गया है, तो सल्फ़र हो गया, क्या हो गया? सल्फ़र हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो अब देखिए, सल्फ़र का होता है कितना? सल्फ़र का परमाणु क्रमांक होता है 16, और यह इसको आप जो है 2, 8, 10 हो गया, और ये 6, यानी कि सल्फ़र के 72 कोष में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मात्र कम पड़ रहा है।
तो एक यहाँ से पूरा हो जाएगा, एक यहाँ से पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब अगर कमी होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब अगर ये ले रहा है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि H2O में भी आप देखेंगे अभी। तो इस प्रकार से आप जो है SO2 को देख पाएंगे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसको ऐसे समझाते हैं। फिर देखिए, एक हो गया सल्फ़र, इसने डबल बॉन्ड बना लिया इससे अगर, तो ये एक को क्या करेगा, एक को 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है सल्फ़र, ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला, यहाँ पर भी एक डिफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यहाँ से भी डिफरेंस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस और ज़्यादा है, इसलिए कैसा होगा, ये ध्रुवीय होगा। ऐसे ही HCl होगा, H और Cl, तो Cl ने H के इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, और यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई हो गया। इसलिए SO2 हो, चाहे HCl हो, चाहे H2O हो, और चाहे तो आपका जो है अमोनिया हो। क्लियर हुआ। ये सभी कैसे हैं, ध्रुवीय आपके आणविक ठोस होते हैं। देखिए, HCl हो, SO2 हो, आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे हैं, मुलायम और विद्युत के अचालक। अभी कहोगे कि तो HCl तो आपने कहा था कि विद्युत का करेगा चालन, हाँ करेगा, लेकिन जब ये गलित अवस्था में, मतलब कि जब ये आयनिक अवस्था में हो। कैसा हो, आयनिक अवस्था में। कोई भी सहसंयोजक यौगिक आयनिक अवस्था में ही विद्युत का चालन करता है। क्लियर हुआ। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप पर और दाब पर गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे ठोस में SO2 आपका हो गया, NH3, ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बंध जो पाया जाता है वो 3 ही परमाणुओं में होता है, F, O और N। और अगर हम इसमें पूछें कि किससे बना हुआ H बंध सबसे मजबूत होगा, तो आप कहेंगे कि F में सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन में, और सबसे कम किस में, नाइट्रोजन में। तो FON यानी फ़ोन करके आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, फ़ोन करके आप इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। यही 3 ऐसे परमाणु हैं जिनमें क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो देखिए, ऐसे ठोस अणुओं में H, FO अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं, जैसे H2O हो गया बर्फ के रूप में, को बंधित करते हैं। यह विद्युत के कैसे हैं, अचालक हैं। सामान्यतया ये कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। क्लियर हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे, आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोस की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, आयनिक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों से होगा, क्योंकि आयन अगर कोई मान लीजिए HCl ही ले लें तो आप देखेंगे तो H+ और प्लस में Cl- होगा कि नहीं। तो ये कैसे होगा, आपका जो है ये आयनिक होगा। के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल गुलामी यानी कि स्थिर वैद्युत बल से बंधने की प्रभुता है। ये ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के, जैसे NaCl, कैसा, NaCl, ये कैसा है, ये आपका भंगुर होता है। हालांकि HCl यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका जो है ये कैसा है, ये आपका जो है ध्रुवीय है, आपका कैसा है, ध्रुवीय है। इसलिए यहाँ पे जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कैसा होगा, NaCl होगा। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। तथापि गलित अवस्था में अथवा जल में घुलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करते हैं। एग्जाम्पल में NaCl। और कभी कभी सवाल आता है कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में करते हैं। तो क्यों, क्योंकि NaCl जब भी पानी में घुलता है तो Na+ और प्लस में Cl- आयन उत्पन्न करता है,
और यही आयन क्या करते हैं, विद्युत को ले जाते हैं अगले स्थान पे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पे। धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। अब इसमें सभी धातुएं आएंगी, सभी इसमें धातुएं आएंगी। और आप जानते हैं कि धातुओं में क्या होते हैं, धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बार पढ़ लेते हैं। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। यानी जितनी भी धातुओं में क्या है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से ये विस्तारित होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक धात्विक परमाणु क्या करता है, उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है। ठीक है, ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए क्या है, उत्तरदायी होते हैं। यह आप पहले से भी जानते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार जब धातु के एक भाग में ऊष्मा संभारित की जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाती है। धातुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं, कुछ स्थितियों में उनकी चमक और रंग भी है, ये सब आप जानते हैं। ये भी उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। धातुएं अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। ये सब आप बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं, आप इसको सब जानते हैं। ठीक है, एक बार समझिए, एक बार इसको और समझिए। जैसे कि कोई धातु का टुकड़ा होता है, कोई धातु का टुकड़ा होता है, इसमें होते हैं क्या, इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब मन मर्जी की गति करते हैं। लेकिन जब इसमें हम कोई धातु या धातु से, किसी भी धातु से आप इसमें जब करंट फ्लो करते हैं या इसको गर्म करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक सतत रेखा में रेखांकित हो जाते हैं और धारा को आगे प्रवाहित करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं धारा के प्रवाह में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। आधात्मिक ठोस या नॉन मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, आसान है, बिल्कुल इजी है। आधात्मिक वो सभी आएंगे, जैसे कि आपका जैसे कापर हो गया, आपके पास में सल्फ़र हो गया, आपके पास में सिलिकॉन तो फिलहाल नहीं आएगा, इसको आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल जैसे बोरान हो गया, ये सभी कैसे हैं, ये सभी आधात्मिक है। तो आधात्मिक क्रिस्टलीय ठोस की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण से होता है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। जैसे कापर आप जानते हैं कार्बन में कैटिनेशन की क्षमता होती है। कार्बन से जुड़ करके क्या बनाता है, एक बनाता है श्रृंखलन की प्रक्रिया से, एक बनाता है श्रृंखलन। ठीक है, कार्बन एक विशाल अणु बन सकता है। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन श्रृंखलन का इसमें गुण पाया जाता है और इनका गलनांक कैसा होता है, अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट करता है, ध्यान रखिएगा। अतः ये विद्युत रोधी होते हैं। और जैसे हीरा हो गया आपका, सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसे ठोसों की विशिष्ट उदाहरण हैं। यहाँ से बात इम्पोर्टेंट नोट करने की ये है, कई बार पूछा गया है, ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का चालक है। कैसा है? विद्युत का चालक है। उसके अपवादात्मक गुण उसकी विशिष्ट संरचना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत की 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है। और प्रत्येक परमाणु का चौथा, अभी आगे दिखाते हैं आपको फिगर में, इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और ये गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का एक उत्तम चालक बनाते हैं। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं। ये ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम
ठोस चिकनाई प्रदान करते हैं। आगे देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए। ये हीरा है, आप सभी लोग परिचित हैं। प्रत्येक कार्बन से 4 बंध हैं, प्रत्येक कार्बन से 4 बंध हैं, आप देख सकते हैं। हर एक कार्बन से 4 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रेफाइट बना हुआ इसको देखिए, एक कार्बन से, यहाँ कहीं कार्बन आपको दिखा, बिल्कुल आपको दिखा होगा, देखिए एक ही कार्बन से 3 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, एक कार्बन से 3 बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा बंध जो डैश डैश करके दिख रहा है, ये एक्चुअली एक बंध नहीं है, यह एक फोर्स है। क्या है यह एक फोर्स है, जिससे बोलते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स जो आप देख रहे हैं ये 2 परतों के बीच लगता है, और इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इन्हीं यानी कि एक परत ये आपको दिख रही है, ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई और ये तीसरी परत हो गई। इन्हीं परतों के बीच में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसी में आपका मूव करता हुआ रहता है। जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, वो चौथा इलेक्ट्रॉन इस परत से इस परत में धारा को लेकर के जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। विभिन्न प्रकार के ठोसों की एक जो यहाँ पे टेबल है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए एक बार, ठोस का प्रकार, अवयवीकरण, बंधन, आकर्षण बल, उदाहरण और भौतिक प्रकृति, वैद्युत चालकता और लास्ट में गलनांक पर चर्चा करेंगे। आणविक ठोस में 3 प्रकार होते हैं, आध्रुवी, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। आध्रुवी हो चाहे ध्रुवीय हो चाहे हाइड्रोजन बंधित हो, तीनों में अणु होगा। क्यों? क्योंकि बात ही किसकी की जा रही है? आणविक ठोस की बात करी जा रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्रुवी अगर है तो परिक्षेपण अथवा लंदन बल इसमें लगेगा। अगर ध्रुवीय है तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी। क्या होगी? द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया इसमें होगी, ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोजन बंधित है तो इसकी जो खास पहचान क्या है, इसमें आपका जो है H और H, F, O और N, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये डैश डैश करके होता है। ऐसा अगर आपको कहीं दिखे किसी परमाणु में, किसी अणु में दिखे, तो वहाँ पर आप जो है तुरंत क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे कि यहाँ पे कैसा है? हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। ठीक है, आध्रुवी का एग्जांपल देखिए, जैसे आर्गन हो गया, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रहेगा, हीलियम भी रहेगा, CCl4 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, और CO2 भी हो गया, SO2 भी होगा। क्या होगा? SO2 भी यहाँ पे हो जाएगा। ध्रुवीय में HCl हो गया, SO2 हो गया। क्या हो गया? SO2, सॉरी यहाँ पे SO2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे SO2 नहीं होगा। आध्रुवीय में SO2 नहीं आता है, किस में आता है? ध्रुवीय में होता है, आपका SO2 और HCl आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। HCl हो गया, SO2 हो गया। हाइड्रोजन बंधित में आपका जो है H2O है, H2O के साथ में आप लिख सकते हैं क्या? आप HF भी लिख सकते हैं। क्या? HF भी लिख सकते हैं। आप जो है NH3 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? NH3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ध्रुवीय, आध्रुवीय दोनों कैसे हैं? मुलायम हैं। और जो H आबंधित है वो कैसे हैं? वो कठोर हैं, जैसे जल के रूप में बर्फ़। कौन सा? बर्फ़। विद्युत रोधी हैं दोनों, यानी कि सब के सब कैसे हैं? विद्युत रोधी हैं। और गलनांक सबसे ज़्यादा होता है किसका? आध्रुवी का, और फिर दोनों का कैसा है? कम है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, इसका भी कम है। आयनिक ठोस में आते हैं। इसमें जो अवयवीकरण कैसे हैं? आयन होंगे, और अगर आयन है दोनों के बीच कैसा बल होगा? स्थिर विद्युत बल होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया कि आयनिक ठोस के एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, और ये जिंक सल्फेट हो गया, और कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। कठोर परंतु भंगुर होंगे। कैसे होंगे? कठोर और भंगुर होंगे, इनकी जो भौतिक प्रकृति है। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, परंतु गलित अवस्था में कैसे? गलित अवस्था में कैसे होंगे? विद्युत के चालक होंगे। और इनका जो गलनांक कैसा होगा? बहुत ज़्यादा, यानी कि उच्च होगा। क्लियर हुई बात? धात्विक ठोस में आते हैं तो देखिए, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन धातुएं हैं, तो आप समझ लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाना इनका एक विशिष्ट लक्षण है। क्लियर हुआ? धात्विक
आबंध पाया जाएगा। जैसे आपका आयरन हो गया, कापर हो गया, आपका जो है मैग्नीशियम हो गया, आपका जो है यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर हो गया। कठोर होते हैं परंतु आघात वर्धनता पाई जाती है और तन्यता भी पाई जाती है। चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में कैसे हैं, विद्युत के चालक हैं। साधारण और उच्च होता है क्या, इनका गलनांक। अंतिम में आइए और कहता है कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो देखिए नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस में जो आपके अभिकण हैं वो कैसे हैं, परमाणु हैं। कैसे हैं, परमाणु हैं। और सहसंयोजक आबंध इसमें होगा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। जैसे SiO2 हो गया, SiC हो गया, कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, AlN, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। और ये चालक के रूप में अगर बात करें तो सिर्फ ग्रेफाइट है। और ये कैसा, एक मुलायम आपका इसकी भौतिक प्रकृति है। अत्यधिक उच्च होता है इनका क्या, इनका अत्यधिक उच्च होता है गलनांक। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने इतने पॉइंट्स को क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसको आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से और इसको एक नोट्स बना करके बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की पॉइंट्स को, इसके आगे की टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में।